हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसके बारे में, उसके नोट्स और उसके बारे में सविस्तार उन नोट्स के बारे में, मतलब किस तरह राष्ट्र निर्माण के संबंध में चुनौतियां आई, किस प्रकार भारत ने क्या क्या कदम उठाए और किस प्रकार भारत के जो भावी नेता थे उन लोगों का किस प्रकार का सहयोग रहा, किस प्रकार उन्होंने समर्थन दिया और किस प्रकार हमारे एक देश का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मतलब जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी उसमें जो पहली चुनौती थी वो थी भारत की आजादी। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त को सन 1947 की मध्य रात्रि को हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के बाद देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा और संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक भाषण दिया जिसका नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से उन्होंने भाषण दिया। मतलब हमारा जो भाग्य है उसके हिसाब से, मतलब हमने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि हमारे देश को इतने वर्षों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। आजादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात थी, आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, जिससे कि मतलब हमारे देश में उसके संविधान निर्माण में चुनौतियां ना हो, समस्याएं ना हो और लोकतांत्रिक पद्धति से मतलब जो शासन चलाया जाएगा उसमें जनता का सहयोग होगा। और दूसरी बात थी, सरकार समाज के लिए सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, अर्थात जो भी सरकार बनेगी वो समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। आजाद भारत की नए राष्ट्र की चुनौतियां, चुनौतियों के सामने, मतलब भारत के सामने जो थी चुनौतियां वे तीन तरह की थी। पहली थी एकता एवं अखंडता की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना और तीसरी थी समानता पर आधारित विकास। मतलब जो हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उसके सामने तीन तरह की चुनौतियां आई। पहली चुनौतियां थी कि भारत को हमें एकता और अखंडता के सूत्र में पिरो के रखें। दूसरी थी कि मतलब हमें एक लोकतंत्र की स्थापना करनी है और ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करनी है जिसमें जनता का सहयोग हो और जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मतलब जो धारणाएं हैं, उन सबकी पूर्ति हो सके और समानता पर आधारित विकास हो। मतलब एक ऐसा विकास हो, एक ऐसा विकासशील दृष्टिकोण हम उपस्थित कर सकें जिसमें सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। पहली थी एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, अर्थात यहाँ विभिन्न भाषाएं, संस्कृति और धर्मों के लोग रहते थे, इसलिए इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। तीसरा था समानता पर आधारित विकास, ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। अब इसके आगे जो चुनौती थी वह थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। मतलब जब भारत आजाद हुआ और भारत के अंदर मतलब सभी धर्मों को समान प्रतिनिधित्व मिलने लगा तो उन लोगों में मतलब जो जो सभी प्रमुख थे उस समय हिंदू और मुस्लिम धर्म ही प्रमुख थे, तो उन लोगों के जो मुस्लिम धर्म का जो था सर्वे सर्वा, उसने कहा कि हमें अलग से एक राष्ट्र चाहिए जिसमें सिर्फ हमारे मुसलमानों का ही प्रतिनिधित्व हो। तो इस सिद्धांत को लेकर भारत का विभाजन हुआ और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग रख दी। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया और मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, जिसमें पहला था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान और इसके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका जो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता जो कि खान अब्दुल गफार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र के एकदम खिलाफ थे। मतलब जो इस सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, जो पश्चिम पाकिस्तान था, उसके जो नेता थे खान अब्दुल गफार का, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, वह इस सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। वे
पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहु प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे और ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उनसे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा और वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के होंगे। इसलिए विभाजन को जो समस्या आई, विभाजन होने के कारण वो समस्या थी भारत विभाजन की। इस योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से जो भी अल्पसंख्यक हैं उनका विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, क्योंकि जो विभाजन था उसको मतलब जो गरीब तबका था वो इस विभाजन को चाहता नहीं था और उनके सामने समस्या आ गई थी कि वे भारत में जाएं या पाकिस्तान में। इसलिए हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। पश्चिम पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा और इसी प्रकार मुसलमानों को भी पाकिस्तान जाना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। आजादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बना गया। मतलब जब भारत का विभाजन हुआ और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे तो जो मतलब मुस्लिम बहुल इलाके थे जो पाकिस्तान के अंदर थे, हिंदू बहुल इलाके वे भारत में आना चाहते थे और भारत के जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वे पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो इस प्रकार जो आवाजाही हुई उनके कारण मतलब जो गरीब तबका था उसको बहुत ही समस्या हुई और एक शरणार्थियों की समस्या भारत के सामने आन खड़ी हुई। तो इस शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया और इस विभाजन के जो परिणाम हुए वे थे लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी और धर्म बदलना पड़ा। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को मार डाला और वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर और पुलिस के भी बंटवारे हुए। 80 लाख लोगों को घर छोड़कर उनकी सीमा पर आना पड़ा और 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब जो भारत के अंदर जो देसी रजवाड़े थे उनका मतलब भारत में विलय हो या मतलब पाकिस्तान में, इसकी समस्या आई और इसकी समस्या में पहला कदम उठाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासत। इन देसी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। रियासतों के जो शासक थे उनको मनाने और समझाने में सरदार पटेल, जो कि वर्तमान में हमारे उस समय जब भारत आजाद हुआ उस समय में गृह मंत्री थे, उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। रजवाड़ों के विलय में समस्या, अब इनके विलय में जो समस्या थी वो क्या थी? आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है और ऐसे में रजवाड़े भी आजाद कर दिए जाएंगे और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में, या फिर वे स्वतंत्र रह सकते हैं। यह फैसला राजा को करना था कि जनता की इसमें कुछ भी नहीं चलनी थी। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते तो न जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आजाद करने को कहा और अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसा किया। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। मतलब जब रजवाड़े थे उनमें से एक रजवाड़ा था त्रावणकोर का और दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था भोपाल। इन तीनों ने मतलब बगावत का बिगुल बजा दिया। रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका, अब इन रजवाड़ों को जब भारत में शामिल करना था तो इसमें सरदार पटेल ने जो भूमिका निभाई, उन्होंने क्या क्या कार्य किए वे थे। भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी, ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और कहा कि रजवाड़ों को उनकी मन मर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। देसी रियासतों के बारे में अहम बातें, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरा है भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इस सहमति पत्र को
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ, लेकिन उन्होंने सरदार पटेल ने उन्हें भी अपने देश में शामिल कर लिया। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया। जब हैदराबाद के निजाम से सरदार पटेल ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में शामिल तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी इच्छा से अपनी जो स्वतंत्रताएं हैं उसको बरकरार रखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं एक साल का समझौता करना चाहता हूं, उसके बाद में जो भी मुझे अच्छा लगेगा उसी के आधार पर मैं फैसला लूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल को लगाया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। कि जब हैदराबाद की निजाम को जब सरदार पटेल उन्होंने भारत में शामिल होने का आमंत्रण दिया तो उन्होंने कहा कि मैं एक साल का समझौता करना चाहता हूं, और एक साल बाद में उन्होंने सैनिक कार्रवाई की और कहा कि मैं इस भारत सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। तो इसके जवाब में भारत सरकार ने 1948 में सैनिक कार्रवाई के जरिए निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। अब मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ? मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही, इसको लेकर महाराजा बोध चंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया और इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए और इन चुनावों के जरिए मणिपुर का भारत में विलय हुआ। राज्यों का पुनर्गठन। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। तो इस मांग के कारण राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था उसमें पहली बार शामिल किया गया और इसके जो पहला जो राज्य था जिसका भाषा के आधार पर निर्माण हुआ वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण। तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए और आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टू श्री रामलू की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई और इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। कि जब पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर इसका गठन हो गया तो बाकी जो राज्य थे जो भाषा के आधार पर गठित होना चाहते थे उन्होंने भी आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन को पूर्ण करने के लिए या फिर इस आंदोलन को इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने भारत ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जो कि 1953 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली और इसमें 3 सदस्यों को शामिल किया गया। आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी वह थी त्रिस्तरीय भाग राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। परिणाम था इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। जो संघ शासित क्षेत्र थे जो कि बाद में राज्य बन गए उनमें पहला था मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा आदि। इन सभी को संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया और इन सभी को बाद में राज्य बना दिया गया। और इसी के साथ बच्चों आपके जो क्लास 12th है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण के चुनौतियां वो सभी यहीं पर समाप्त होता है और इसके नोट्स आप अच्छी तरह याद कर लेना और इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।